बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुश्ताक अहमद, लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम राइबोसोम कहते हैं। तो राइबोसोम को आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि राइबोसोम के साथ जो सब यूनिट्स है, यानी कि 70s 80s, इनके अंदर जो एस है वो कहाँ से आया है, और दूसरा इन सब यूनिट्स को हम किस बेस पे डिवाइड करते हैं, यानी सेडिमेंटेशन या फिर अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन। तो आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन है वो आज क्लियर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम राइबोसोम को डिफाइन करते हैं। राइबोसोम आर अ स्मॉल डेंस राउंडेड एंड ग्रैनुलर पार्टिकल ऑफ द राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। डियर स्टूडेंट, राइबोसोम जो है ये स्मॉल डेंस राउंडेड एंड ग्रैनुलर पार्टिकल है किसके? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के। डियर स्टूडेंट, राइबोसोम को हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या है? डियर स्टूडेंट, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है राइबो। राइबो डिराइव हुआ है किससे? आरएनए से। आरएनए प्लस प्रोटीन। नो डियर स्टूडेंट, इसका सिंपल मतलब क्या है कि राइबोसोम की जो कंपोजिशन है उसमें आरएनए है और दूसरा क्या है? प्रोटीन है। इसकी कंपोजिशन पे हम बाद में भी बात करेंगे। यहाँ बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इसको हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन क्यों कहते हैं। डियर स्टूडेंट, राइबोसोम जो है ये आपको दो फॉर्म में मिलेगा। क्लियर? या तो ये आपको फ्री फॉर्म में मिलेंगे, फ्री, या फिर ये आपको अटैच फॉर्म में मिलेंगे। डियर स्टूडेंट, फ्री फॉर्म में ये आपको साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। कहाँ पर मौजूद होंगे? साइटोप्लाज्म में। बट इन अटैच फॉर्म, डियर स्टूडेंट, ये आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच फॉर्म में मिलेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस दूसरा क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच मिलेंगे और दूसरा ये आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच मिलेंगे। बट फ्री फॉर्म में डियर स्टूडेंट ये आपको साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। डियर स्टूडेंट, इसको सबसे पहले मैं 1955 में डिस्कवर किया था इन एनिमल से। नो डियर स्टूडेंट, अब अगर हम इसकी आंकड़ेज की बात करते हैं तो इसकी आंकड़ेज जो है वो किस में है? प्रोकैरियोट्स में है। प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकैरियोट्स में भी है। सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये आपको 70s में मिलेगा। किसमें मिलेगा? 70s में मिलेगा। डियर स्टूडेंट, 70s के फिर दो सब यूनिट्स है। वन इज 30s एंड अदर वन इज 50s। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि 50s और 30s को जब हम जमा करते हैं, क्लियर, तो टोटल 80s आना चाहिए, बट 80s नहीं आता। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे इस डायग्राम के थ्रू। क्लियर? कि 80s क्यों नहीं आया। जब हम 50s और 30s को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर 80s क्यों नहीं आता। क्लियर? यहाँ पर 70s क्यों आता है। डियर स्टूडेंट, यूकैरियोट्स के अंदर ये आपको 80s के फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में? 80s में। और 80s के फिर दो सब यूनिट्स है। वन इज 40s एंड अदर वन इज 60s। यहाँ पर भी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि 60s और 40s को जब हम जमा करते हैं तो यहाँ पर तो 100 आना चाहिए, 100s, बट यहाँ पर 80s आता है, 100s नहीं आता। तो इसको भी आज हम इस डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर 100s क्यों नहीं आया, यहाँ पर 80s क्यों आया, या यहाँ पर 80s क्यों नहीं आया, यहाँ पर 70s क्यों आया। नो डियर स्टूडेंट, तो ये प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, यूकैरियोट्स में भी होते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक और बात याद रखो, प्रोकैरियोट्स के अलावा ये और कहाँ पर होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, और दूसरे ये क्लोरोप्लास्ट में भी आपको मिलेंगे। तो ये आपको यूकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलेंगे। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट जो यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं ऑर्गेनेली, इनमें भी आपको 70s राइबोसोम मिलेगा।
जबकि यूकैरियोट्स के अंदर आपको ATS राइबोसोम मिलेगा। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, यूकैरियोट्स के अंदर अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो यूकैरियोट्स में ये आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी मिलेगा अटैच, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही आपको मिलेगा, यानी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी अटैच होगा। इसके अलावा ये आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी मिलेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट ये आपको फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर भी मिलेगा इन यूकैरियोट्स। बट डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक बात याद रखना कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ये सिर्फ आपको फ्री फॉर्म में मिलेगा। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। फ्री फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। नो डियर स्टूडेंट, अब अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसकी कंपोजिशन में आपको दो चीज़ें नजर आएंगी। एक आपको राइबोसोमल RNA नजर आएगा और दूसरा आपको प्रोटीन नजर आएगा। डियर स्टूडेंट, राइबोसोमल RNA के डिफरेंट टाइप्स है। क्लियर? तो वो डिफरेंट टाइप्स के साथ आपको प्रोटीन भी यहाँ पर मिलेगा। और अगर यहाँ पर हम क्वांटिटी की बात करें यानी कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर इन दोनों का तकरीबन इक्वली अमाउंट होता है। कितना? 50% होती है दोनों की, यानी दोनों की 50-50 रेशो होती है। सही है? दोनों की अमाउंट इक्वल रहती है, राइबोसोमल RNA की और दूसरा किसकी? प्रोटीन की। नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम इसकी सिंथेसिस की बात करें तो इसकी जो सिंथेसिस है वो कहाँ पर होती है? वो न्यूक्लियोलस में होती है, न्यूक्लियोलस। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल से बताया था, जो न्यूक्लियस का लेक्चर मैंने दिया था वहाँ पर मैंने न्यूक्लियोलस को डिटेल से बताया था, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियोलस जो है ये डार्कली स्टैंड बॉडीज होती है। कहाँ पर होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है। क्लियर? और वहाँ पर ये सिंथेसिस करती है किसकी? राइबोसोम की। इसलिए इसको हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम अटैचमेंट की बात करें, यहाँ पर डियर स्टूडेंट हमने दो सब यूनिट्स की बात की थी, 60s और 40s इन यूकैरियोट्स, बट इन प्रोकैरियोट्स 50s एंड 30s। डियर स्टूडेंट, ये दो सब यूनिट जब आपस में अटैच होते हैं तो वो किसके थ्रू होते हैं? क्लियर? तो इनकी अटैचमेंट जो है वो किसके थ्रू होती है? इनकी अटैचमेंट डियर स्टूडेंट होती है मैग्नीशियम आयन के थ्रू। किसके थ्रू? मैग्नीशियम आयन के थ्रू। फॉर एग्जांपल ये एक सब यूनिट है। क्लियर? लार्ज सब यूनिट है और दूसरा ये क्या है? स्मॉल सब यूनिट है। क्लियर? तो ये दोनों जो आपस में अटैच होते हैं तो ये मैग्नीशियम आयन के थ्रू होते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम आयन के थ्रू ये जो है एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। इसीलिए अगर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म के अंदर कम है, क्लियर, तो इनकी अटैचमेंट जो है वो कम होगी। अगर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है साइटोप्लाज्म के अंदर तो इनकी जो अटैचमेंट है वो ज़्यादा होगी, यानी वहाँ पर ज़्यादा राइबोसोम के यूनिट्स क्या होंगे? वापस में अटैच रहेंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताता चलूँ कि जिन सेल्स के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होती है वहाँ पर राइबोसोम की तादाद ज़्यादा होती है, और जिन सेल्स के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस कम होती है या वहाँ पर एंजाइम्स कम होते हैं तो उनमें राइबोसोम की तादाद भी कम होती है। इस वो बाद में मैं दूंगा कि ऐसी क्या वजह है कि प्रोटीन की अगर तादाद ज़्यादा हो तो राइबोसोम वहाँ पर ज़्यादा होंगे, यानी अगर प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होती है तो वहाँ पर राइबोसोम ज़्यादा होंगे, और अगर प्रोटीन की सिंथेसिस कम होती है तो वहाँ पर राइबोसोम कम होंगे। तो इसकी रीज़न क्या है? इसका आंसर मैं आपको बाद में दूंगा इसके फंक्शन में। नो डियर स्टूडेंट, अब हम मेन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि 50s और 30s ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो 70s आता है। क्लियर? और इसी तरह 60s और 40s ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो 80s आता है। क्लियर? तो 100s क्यों नहीं आता और यहाँ पर 80s क्यों नहीं आता? इसकी रीज़न क्या है? नो डियर स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने इसको डिफाइन किया है कि S क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि S क्या है। व्हाट इज S? क्लियर?
उसके बाद हम सब यूनिट्स की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, एस क्या है? एस रिप्रेजेंट द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, also known as Seudberg unit, measure the density and size of the ribosome. Dear student, S क्या है? S रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को, या फिर हम इसको सेउबर्ग यूनिट भी कहते हैं। क्लियर? तो ये क्या करता है? measure the density and size of the ribosome. नो डियर स्टूडेंट, अब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्लियर? हम जो सब यूनिट्स को डिवाइड करते हैं, सही है, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट में, या 70s या 80s में, डियर स्टूडेंट आपने एक नाम सुना होगा, उस नाम को हम कहते हैं क्या? सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन। डियर स्टूडेंट, सेल फ्रैक्शनेशन जो है, इसमें हम जो सेल के अंदर सब सेलुलर पार्टिकल्स है, यानी ऑर्गेनेली है, डिफरेंट किस्म के मैक्रोमोलेक्यूल है, उनको हम निकालते हैं और फिर अलग से हम स्टडी करते हैं। नो डियर स्टूडेंट, सेल फ्रैक्शनेशन के अंदर एक प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं क्या? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। नो डियर स्टूडेंट, इस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के हेल्प से हम इन सब यूनिट्स को डिवाइड करते हैं। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस किस तरह होता है। डियर स्टूडेंट, सेंट्रीफ्यूज एक डिवाइस होता है, एक मशीन होता है। क्लियर? जो कि रोटेशन करता है। नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्या है? ये एक सेंट्रीफ्यूज है। क्लियर? इसके अंदर हम एक सोल्यूशन डालते हैं जिसकी एक स्पेसिफिक डेंसिटी है। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम राइबोसोम को डालते हैं। क्लियर? जब ये रोटेट होगा तो राइबोसोम के जो सब यूनिट्स है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, ये यूनिट्स जिस रेट के ऊपर अलग होते हैं, यानी जिस सेडिमेंटेशन के ऊपर ये अलग होते हैं, उसको हम कहते हैं क्या? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या फिर सेउबर्ग यूनिट। अब ये किस बेस पे अलग होंगे? ये अलग होंगे डियर स्टूडेंट डेंसिटी के बेस पे और दूसरा साइज के बेस पे। जिस यूनिट की डेंसिटी कम होगी और साइज कम होगा वो ऊपर ठहर जाएगा। क्लियर? और जिसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी वो सेंटर में आ जाएगा, और जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी और साइज जो है वो सबसे ज्यादा होगा वो बॉटम पे आ जाएगा। नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो 30S है वो ऊपर है, सही है, इसकी जो डेंसिटी है वो मैच है सोल्यूशन की डेंसिटी के साथ। क्लियर? फिर यहाँ पर अगर हम देखें जो 50S है वो सेंटर में है, इसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है तो थोड़ा ये सेंटर में आया है। इसी तरह अगर हम 70S की बात करें, यानी यहाँ पर ये दोनों सब यूनिट्स इकट्ठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और इसका साइज भी ज्यादा होगा, तो इसलिए ये नीचे बॉटम में आया। क्लियर? तो इसकी जो डेंसिटी है वो इस सोल्यूशन की डेंसिटी के साथ यहाँ बॉटम में मैच हो गई। क्लियर? तो इस बेस पे इसका जो रिजल्ट आया वो 70S आया। क्लियर? यानी कि जब दोनों यूनिट्स इकट्ठे होते हैं, क्लियर, और उसकी जो डेंसिटी है और साइज है उस बेस पे यहाँ पर ये 70 के ऊपर यहाँ पर ये बॉटम में आ जाता है, बाकी जो है वो 50S सेंटर में आ जाता है, और इसी तरह जो 30S है वो ऊपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी और साइज कम है। नो डियर स्टूडेंट, अब आपको समझ आ गया है कि ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि हम इनको जमा करें, बल्कि हम इसकी डेंसिटी और साइज के बेस पे हम इनको मेजर करते हैं और इनको हम अलग करते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट सेम यहाँ पर यूकैरियोट्स में भी है। जो 40S है वो आपको सबसे ऊपर नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है और साइज है वो कम है, तो वो सबसे ऊपर आएगा सोल्यूशन के अंदर। इसी तरह जो 60S है वो यहाँ सेंटर में, और इसी तरह जो 80S है वो बॉटम में आएगा। क्यों? अब 80S का जो डेंसिटी है और साइज है वो यहाँ नीचे आ गया, यहाँ नीचे आकर वो सोल्यूशन के साथ जो सोल्यूशन की डेंसिटी है उसके साथ ये मैच हो गया, तो यहाँ पर ये नीचे बॉटम में आ गया, इसलिए हमने इसको 80S का नाम दिया। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी और साइज जो है वो 80S के ऊपर मैच करती है, किसके? सोल्यूशन के साथ।
नो डियर स्टूडेंट, अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हम इसको 70s या 80s क्यों कहते हैं, और दूसरी बात कि हम इसको जमा क्यों नहीं करते, यानी 50 और 30 को जमा क्यों नहीं करते, 80s क्यों नहीं लाते, हम इसको 70s क्यों कहते हैं, या फिर इसको हम 80s क्यों कहते हैं, 100s क्यों नहीं कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं इसके फंक्शन के ऊपर। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। नो डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प किस तरह करता है। डियर स्टूडेंट, जिस तरह मैंने पहले बताया कि इसके दो सब यूनिट्स है, एक है लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, और दूसरी है क्या, स्मॉल सब यूनिट। नो डियर स्टूडेंट, ये लार्ज और स्मॉल सब यूनिट आपस में मिल जाते हैं, लेकिन इनके दरमियान एक और चीज आ जाती है डियर स्टूडेंट, उसको हम नाम देते हैं किस चीज का, मैसेंजर आरएनए का, मैसेंजर आरएनए का। नो डियर स्टूडेंट, ये मैसेंजर आरएनए के साथ मिलकर प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। क्लियर, यहाँ पर ये अमीनो एसिड जो है वो एक दूसरे से बाइंड होते हैं। क्लियर, यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट और साथ में मैसेंजर आरएनए एक चेन बनाते हैं किसकी, अमीनो एसिड की। क्लियर, तो ये अमीनो एसिड की चेन बन गई। क्लियर, और इसी तरह बहुत सारे अमीनो एसिड जो आपस में मिल जाते हैं तो वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी एक प्रोटीन बनाते हैं। क्लियर, बेसिकली डियर स्टूडेंट, इस प्रोसेस को हम किस चीज का नाम देते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। जो प्रोटीन की सिंथेसिस है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। क्लियर, नो डियर स्टूडेंट, बेसिकली होता क्या है, मैसेंजर आरएनए जो है ये कोडिंग करता है किसी डीएनए से। क्लियर, यानी न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो एक प्रोसेस करती है ट्रांसक्रिप्शन का। क्लियर, तो जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसके रिजल्ट में मैसेंजर आरएनए बनती है, और ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आकर इन दो सब यूनिट्स के दरमियान आकर यहाँ पर ये क्या करती है, कोड लाती है, और फिर ये अमीनो एसिड की चेन यहाँ पर बनती है विद द हेल्प ऑफ लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, और यहाँ पर ये स्टूडेंट एक चेन बन जाता है जिसको हम प्रोटीन का नाम देते हैं। किस चीज का नाम देते हैं, प्रोटीन का। और ये किस प्रोसेस के रिजल्ट में हुआ, ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है। नो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।